Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी है, ये वाकया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर का। गोरखपुर में एक जगह है झंगहा। इस झंगहा में इसी महीने की 13 तारीख को यानी 13 नवंबर को एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। एक महिला जिसकी उम्र 25 साल है, नाम है शांति देवी, वो अपने घर के बाहर चारपाई पर सोई हुई थी। अचानक कोई पीछे से आया और उसने किसी भारी चीज़ से, जैसे चारपाई का पाया होता है ना, बहुत भारी सा, खासकर ऊपर का हिस्सा काफ़ी भारी होता है, नीचे का हिस्सा थोड़ा हल्का सा होता है। चारपाई के पाए से या वैसे ही किसी भारी चीज़ से किसी ने शांति देवी के सिर पे बहुत ज़ोर से वार किया और इतना तेज़ वार था पूरी ताकत से कि शांति को संभलने का मौका नहीं मिला। उसका पूरा सिर स्कल में जो है फ्रैक्चर हो गया और सिर फट गया, खून की धार छूटने लगी। किसी तरह से उसने उसी हालत में खुद को संभाला और जब अपने हमलावर की तरफ देखा तो उसने नोटिस किया कि एक नौजवान लड़का उस पर वार करके फरार हो रहा है, भाग रहा है और भागते हुए उसकी तरफ देखकर हंस रहा है। यह अपने आप में बड़ी विकट, बहुत अजीब सी बात थी। कोई हमलावर अगर किसी पर हमला करता भी है तो उसके पीछे कोई मोटिव, कोई इंटेंशन जैसी बात होती है। शांति इस लड़के को दूर दूर तक नहीं जानती थी। उसे समझ में नहीं आया कि इस लड़के ने उसके सिर पर इतना भयानक हमला किया क्यों, और अगर हमला किया तो भी कुछ बोला नहीं, कुछ रिएक्ट नहीं किया, वहाँ से भागने लगा और भागते हुए हंस रहा था। ये कैसी अजीब बात थी। तो शांति को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई पागल है। शांति की चीख चिल्लाहट सुनकर तब तक आसपास के लोग, घर वाले आ गए और किसी तरह से उसे संभाला, लेकिन लड़का वहाँ से भाग चुका था। खैर, इस सिलसिले में घर वालों ने पहले तो शांति देवी को हॉस्पिटल पहुँचाया। कम से कम 12 से 14 टाँके उसके सिर पर लगे और पुलिस में रिपोर्ट हुई तो पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और दर्ज करने के बाद अब इस तलाश में जुट गई कि हमलावर कौन था और क्या इंटेंशन रहा होगा। ये सारी चीज़ें पुलिस अब पता लगाने में लगी। पुलिस सबसे पहले शांति देवी और उसके परिवार वालों से बात करके ये समझना चाह रही थी कि उनकी गांव में या गांव के बाहर किससे दोस्ती है, किससे दुश्मनी है, किसी से रुपए पैसों का लेन देन, कोई फसल अनाज ज़मीन जायदाद का कोई झगड़ा। सारे एंगल पुलिस ने तलाश कर लिए, लेकिन कोई भी दुश्मनी जैसी बात समझ में नहीं आई और ख़ासकर शांति देवी से दुश्मनी की बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। अब पुलिस को एक बात तो समझ में आ गया कि भाई इस मामले के पीछे कोई और कहानी है, कोई और इंटेंशन या मोटिव है, क्योंकि दुश्मनी वाली बात है नहीं, कोई रॉबरी वॉबरी वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की कोई कोशिश ही नहीं हुई। जो हमलावर था उसे देखकर शांति देवी को यही लगा कि भाई हमला ही करने आया था, हमला करके भाग गया, लेकिन क्या इरादा रहा ये कोई नहीं बता पा रहा था। तो खैर, पुलिस ने ये तय किया कि वो सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन करेगी और ये पता करने की कोशिश करेगी कि वो हमलावर कौन था। एग्जैक्टली जिस जगह पर यह घटना हुई वहाँ पर फोकस्ड कोई सीसीटीवी कैमरा तो लगा हुआ नहीं था, लेकिन उस इलाके में आजू बाजू कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। अब पुलिस जो है उस लड़के की पहचान करने की कोशिश करने लगी सीसीटीवी के फुटेज में और तकरीबन 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज गोरखपुर की पुलिस जो है वो स्कैन करने में जुटी, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला था। बहुत ही भयानक, किसी के सिर पर अगर इस तरह से हेवी ऑब्जेक्ट मार दिया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। तो खैर, तकरीबन 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस स्कैन करने में लगी और फुटेज स्कैन करने से लेकर लड़के की पहचान करना, उसे गिरफ्तार करना, इस काम में गोरखपुर शहर और ज़िले की तकरीबन 19 टीमों को, पुलिस टीमों को लगाया गया। तो जिसे कहते हैं कि बहुत मैसिव मैनहंट इस मामले में गोरखपुर पुलिस कर रही थी। तो सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को एक संदिग्ध लड़का नज़र भी आया, जिसमें एक नौजवान लड़का, यही कोई 20-25 साल की उम्र का होगा, उसका चेहरा तो साफ साफ नहीं दिख रहा था, वो भागता हुआ पुलिस को नज़र आ रहा था और भागना अपने आप में इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि यही वो कल्प्रिट
या यही वो लड़का हो सकता है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। अदरवाइज़ कोई भागेगा क्यों, पैदल चलकर ही एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, बेवजह दौड़ते नहीं हैं। तो ये शक के घेरे में एक लड़का आ चुका था, लेकिन उसकी पहचान अभी होनी बाकी थी। पीड़ित महिला ने लड़के को देखकर पहचाना कि हाँ, ये वही लड़का है जिसने मेरे सिर पर हमला किया था, लेकिन वो इतना ही पहचान सकती थी। उस लड़के के वेयरअबाउट्स के बारे में कि कहाँ का रहने वाला है, नाम क्या है, ये सब वो नहीं बता पा रही थी। तो अब पुलिस ने तय किया कि आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ही होगा, और पुलिस ने जिस इलाके में घटना हुई थी वहाँ के मोबाइल फ़ोन का जो डंप डेटा है अलग अलग टावर्स का, खासकर कुछ एक पर्टिकुलर टावर जो उस लोकेलिटी के बिल्कुल पास में लगे हुए हैं जहाँ से सारे मोबाइल फ़ोन कनेक्ट होते हैं जब फ़ोन या लोग वहाँ पर होते हैं, तो वहाँ का डंप डेटा जो है वो पुलिस ने कलेक्ट किया। और डंप डेटा कलेक्ट करने के बाद तकरीबन 50 मोबाइल नंबरों की एक लिस्ट पुलिस ने बनाई। 50 मोबाइल नंबर शॉर्टलिस्ट किए और उन मोबाइल नंबरों के मूवमेंट को पुलिस देखने समझने लगी, और पुलिस ये भी नोटिस करने लगी कि वो मूवमेंट जो है वो किस दिशा में है और घटना के वक्त वहाँ पर कौन कौन से मोबाइल नंबर एक्टिव थे। तो सीसीटीवी फुटेज के साथ मोबाइल फ़ोन के नंबर को मिलाकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाना चाहती थी, और पुलिस ये देखना चाह रही थी कि ये लड़का एक्चुअली किस डायरेक्शन में गया है और उसकी पहचान क्या है। पुलिस इस कोशिश में तकरीबन 13 तारीख की घटना है, 13 से लेकर अब तक, आज तो जब मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 तारीख है, तकरीबन इतने दिनों तक पुलिस जो है उसको आइडेंटिफाई करने, उसका पता ढूंढने में लगी रही, और आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली और पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया। उस लड़के का नाम है अजय निषाद और उम्र है महज 20 साल। अब सवाल यह है कि 20 साल के एक लड़के ने इतनी भयानक वारदात को क्यों अंजाम दिया, क्यों एक महिला पर इस तरह से उसने जानलेवा हमला किया, और ऐसी क्या दुश्मनी थी। तो पुलिस ने जब अजय निषाद को पकड़ा तो वो बिल्कुल मासूम सा दुबला पतला, पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद ये कहने लगा कि उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो जानता ही नहीं है, उसने कोई हमला ही नहीं किया। पुलिस ने पूछा क्या करते हो, तो उसने कहा मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ दिन पहले ही घर आया हूँ यहाँ गोरखपुर में, मैं सूरत में रहता हूँ और पेंट और पॉलिश का काम करता हूँ लोगों के घरों में, और कहीं पर भी अगर पेंटिंग का कोई काम मिलता है तो मैं वो करता हूँ। तो पुलिस को लगने लगा कि पता नहीं सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, लेकिन पुलिस हुलिया जो है वो बिल्कुल एक जैसा मिल रहा था। अब पुलिस ने उसे कन्फ्रंट करने का फैसला किया, और पुलिस के पास जो मौका वारदात के आसपास के सीसीटीवी फुटेज थे, वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने उस लड़के को दिखाए और कहा कि ये देखो तुम्हारी तस्वीर साफ साफ नज़र आ रही है, इस तरह तुम बच नहीं सकते, झूठ बोलकर भाग नहीं सकते। जब सीसीटीवी फुटेज में उसने खुद अपनी तस्वीर देखी तो वो भी घबरा गया, और उसने माना कि हाँ, उसी ने शांति देवी पर वो जानलेवा हमला किया था 13 तारीख को। अब सवाल यह है, पुलिस ने पूछा भाई क्यों हमला किया, क्या दुश्मनी थी, तो उसने कहा कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने कहा कि मैं तो शांति देवी को जानता भी नहीं हूँ। अब पुलिस और हैरान हो गई कि भाई ये क्या बात हो गई, जिसे जानते तक नहीं, जिससे दुश्मनी भी नहीं है, उस पर तुमने हमला किया। तो उसने जो जवाब दिया, उसने पुलिस वालों को बिल्कुल भौंचक्का कर दिया। उसने ये कहा कि कोई भी लड़की या कोई भी महिला जब तड़पती है, जब उसे चोट लगती है, जब उसका खून बहता है, तो मुझे वो देखकर बहुत मज़ा आता है। ये एक अजीब साइको टाइप की बात थी, जिसे सुनकर पुलिस वाले सारे जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और इंटरोगेट कर रहे थे वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा भाई ये क्या बात हो गई, तुम अब तक तो ठीक ठाक बात कर रहे थे, लेकिन अब जब हम तुमसे सवाल पूछ रहे हैं तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसा कोई साइको किलर हो या कोई पागल हो। उसने कहा कि नहीं, ये सच है, और मैंने सिर्फ शांति को नहीं मारा बल्कि इससे पहले 4 और महिलाओं को मैंने इसी तरह से मारा है, और इसमें एक महिला की जान भी जा चुकी है। अब आप पूछेंगे कि कोई आदमी खुद से पुलिस को वो गुनाह क्यों बताएगा जिसके बारे में पुलिस जानती नहीं है। तो इसका जवाब यह है कि जब इस तरह का कोई मुलजिम पकड़ा जाता है तो वो साइकोलॉजिकली इस तरह से टूट जाता है राज छुपाते हुए, कि जब उसका एक जुर्म उसका पर्दाफाश होता है तो फिर वो कई बार जो है अपने दूसरे गुनाहों की लिस्ट भी बगैर पूछे हुए पुलिस के सामने खोलकर रख देता है। तो ये मामला कुछ ऐसा ही था। अब अजय निषाद जो है वो लगातार पुलिस को अपने गुनाहों की कहानियां सुना रहा था और बता रहा था कि किस तरह से उसने 4 और वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें एक महिला की मौत भी हो चुकी है। अब उसकी पहचान पूरी तरह साफ हो चुकी थी। वो राजधानी टोला मंगलपुर गांव का रहने वाला है।
ये उसने पुलिस को बताया, पुलिस ने उसको वेरीफाई भी किया और उसका जब वेयरअबाउट्स पुलिस ने खंगाला तो पुलिस भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर चौंक गई। आपको भी हैरानी होगी, वो लड़का जो है अपने स्कूल में टॉपर था और महज टॉपर नहीं बल्कि काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था। गोरखपुर जैसी जगह जहाँ पर आमतौर पर हिंदी का ही बोलबाला है, इंग्लिश उतनी ज़्यादा बोली नहीं जाती, चलन में नहीं है, हालांकि अब तो हर जगह इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं और पढ़ाई होती है, वहाँ पर ये लड़का न सिर्फ अपने स्कूल में टॉपर था बल्कि फर्राटे से इंग्लिश बोलता था। उसने पुलिस वालों के साथ भी इंग्लिश में बात करने की शुरुआत की और ये बताया कि वो जो है अपने स्कूल का टॉपर रहा है और काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट रहा है। अब पुलिस ने पूछा, भाई जब तुम्हारा इतना बढ़िया ब्राइट मामला था तो आज की तारीख में तुम सूरत में रह के पेंट का काम कर रहे हो और इस तरह से लड़कियों को मारते हुए घूम रहे हो, इसके पीछे क्या वजह है? क्यों लड़कियों का खून और उनकी तड़प देखकर खुशी होती है? तो उसने जो कहानी सुनाई वो बड़ी दर्दनाक और बड़ी ही शॉकिंग स्टोरी थी। उसने ये कहा कि वो एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था। ये स्कूल के बाद के दिनों की बात है और उसने उस लड़की को प्रपोज भी किया था और लड़की ने भी उसके प्रेम निवेदन को स्वीकार कर लिया था, यानी उसके प्रपोजल पर हामी भरी थी, एक गर्लफ्रेंड के तौर पर, बॉयफ्रेंड के तौर पर। लेकिन इसके बाद जब वो एक रोज़ उस लड़की के घर गया तो लड़की के घर वालों ने उसे पकड़ लिया और उसे बुरी तरह से पीटा, बहुत बुरी तरह से। ये आज से 2 साल पुरानी वारदात है, यानी साल 2022 की। उसे बहुत बुरी तरह से पीटा और सिर्फ पीटा ही नहीं, अपनी जो बेटी है उसकी तरफ से लड़की के घर वालों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी और रिपोर्ट भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि सीधे रेप की। अब रेप के मामले में ये लड़का अजय निषाद ये गिरफ्तार होकर जेल चला गया और उसका कहना था कि वो तो रिलेशनशिप में था और उसने रेप वेप कुछ भी नहीं किया था, उसे झूठा फंसाया गया। उसे इस बात की तकलीफ तो थी कि लड़की के घर वालों ने उसके साथ मारपीट की, उसे रुस्वा किया, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ लड़की के बिहेवियर से थी जो उसके मुताबिक जो है वो पलट गई थी, बदल गई थी और घर वालों के कहे मुताबिक अब उसको फंसा रही थी, उसे जेल भेज चुकी थी। तकरीबन 6 महीने वो जेल में रहा और जब वो जेल से बाहर निकला तो वो बिल्कुल बदल चुका था। अब एक अच्छा खासा ब्राइट लड़का अब लड़कियों का जानी दुश्मन बन चुका था। उसे अब लड़कियों से बहुत तेज़ नफरत हो गई थी और वो हर हाल में लड़कियों को तड़पता, छटपटाता, खून से लथपथ इस तरह के हालत में वो देखना चाहता था। इसके बाद वो जेल से बाहर आने के बाद उसने छोटी मोटी चोरियों की शुरुआत की और 2022 में ही 29 जुलाई में उसने एक महिला को एक सुनसान जगह पर लूटने की कोशिश की। महिला ने उसका प्रतिकार किया, विरोध किया तो उसने उस महिला के सिर पर बहुत घातक वार किया और जब उसका सिर फट गया और बहुत सारा खून बहने लगा, वो जब तड़पने लगी दर्द से तो बकौल अजय निषाद उसे बड़ा मज़ा आया। उसे ये देखकर बहुत बढ़िया लगा कि उसके वार से वो लड़की, वो महिला तड़प रही है। एक तरह से उसके मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाने या अर्ध विक्षिप्त हो जाने की ये एक शुरुआत थी। अब अजय निषाद ने इसके बाद ताबड़तोड़ और कई घटनाओं को अंजाम दिया। घर वालों को जब उसके इस मानसिक हालत के बारे में पता चला, जब वो जेल से बाहर निकला, तो फिर घर वालों ने उसे सूरत भेज दिया। अब सूरत से वो जब गोरखपुर वापस आता, वो इसी तरह से किसी न किसी बेगुनाह मासूम लड़की को या महिला को सुनसान अकेली जगह पर टारगेट करता, उसे मारता और उसके तड़पने का, उसकी तकलीफ का मजा लेता। अब एक बात यह भी हुई कि पुलिस को जब उसने बताया कि मैंने इस तरह से 4-5 महिलाओं पर हमला किया है, तो पुलिस को उसके इस क्लेम को वेरीफाई भी करना था, क्योंकि अगर पुलिस कल को चार्जशीट दाखिल करेगी, उसमें इन घटनाओं का जिक्र करेगी, तो पुलिस को उसके भी एविडेंस चाहिए होंगे। तो पुलिस ने इस लड़के का जो मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर को उन जगहों पर जहां पर यह घटना इससे पहले होने की बात उसने बताई थी, तारीख और जगह बताए थे, उस मोबाइल नंबर की लोकेशन उन जगहों पर है या नहीं, पुलिस ने ये चेक किया। और जब चेक किया तो पुलिस को इस लड़के की बात बिल्कुल सही नज़र आई। वो एविडेंस था कि ये लड़का हर उस जगह पर मौजूद था जहां पर उसने पहले वारदातों को अंजाम देने की बात कही है। एक इस लड़के का जो व्यक्तित्व है या जो पर्सनैलिटी, मतलब पॉजिटिव सेंस में तो नहीं, लेकिन जो उसका ओवरऑल आउटलुक है, उसमें एक बड़ी अजीब सी बात थी।
ये लड़का दुबला पतला तो है, लेकिन ये हमेशा काली टी शर्ट ही पहनता था। जब इसने घटना को अंजाम दिया तब भी वो काली शर्ट में था, और जब पकड़ा गया तब भी वो एक काली शर्ट में ही था। अब इससे पुलिस ने पूछा कि भाई हमेशा काली शर्ट, क्या बात है? तो उसने इसका भी बड़ा हैरान करने वाला जवाब दिया। उसने कहा, मैं शनिदेव का भक्त हूँ, इसीलिए हमेशा काले कपड़ों में रहता हूँ और मुझे कभी कोई पकड़ नहीं सकता। मैं समझदार हूँ, चालाक भी हूँ। मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूँ कि जहाँ पर भी घटना हो कोई सीसीटीवी फुटेज उस जगह पर ना हो, और अगर हो भी तो मेरा चेहरा उसमें नज़र ना आए, इसलिए मैं हमेशा अपना चेहरा छिपा कर ही चलता हूँ। उसने कहा कि ये 13 नवंबर वाली वारदात में थोड़ी मुझसे लापरवाही हुई, जो मैं जानता हूँ, जिसकी वजह से मैं पकड़ा गया, वरना मैं कभी पकड़ा नहीं जाता। जब वारदात हुई उस समय वो नंगे पाँव था, और जब पकड़ा गया तब भी वो नंगे पाँव ही था। पुलिस ने उससे पूछा, भाई नंगे पाँव, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि मैं जब इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता हूँ तो भागने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं नंगे पाँव रहता हूँ। इसीलिए जब आपने मुझे सीसीटीवी कैमरे में वहाँ देखा जब मैं भाग रहा था, उस समय भी मैं नंगे पाँव ही था। तो ये इस नए उम्र के साइको अटैकर, मैं किलर तो नहीं कहूँगा क्योंकि सिर्फ एक महिला की हत्या उसके हाथों हुई है जो उसने कहा है। पुलिस हालांकि अभी सब कुछ सारे सबूत जुटा रही है, अब ये डेवलपिंग स्टोरी है। तो इस लड़के के हाथों एक हत्या हुई जैसा कि मैंने आपको बताया, और बाकी लोगों पर इसने हमले किए। तो ये एक साइको अटैकर टाइप का लड़का है। लेकिन इस लड़के को लेकर एक और भी बड़ी अजीब बात है। वो ये है कि जब पुलिस ने इसके सारे मोबाइल फ़ोन जब मिला इसका, और पुलिस ने जब इसके CDR की जांच की, कॉल डिटेल रिकॉर्ड की, तो पुलिस ने देखा कि ये देहरादून में एक पर्टिकुलर नंबर पर बहुत बात करता है और घंटों बात करता है। पुलिस को बड़ी हैरानी हुई कि भाई वो कौन है, कौन सा दोस्त है, क्योंकि लड़कियों से तो नफरत करता है। तो पुलिस ने इससे पूछा तो इसने बताया कि देहरादून में वो जिससे बात करता है वो भी एक लड़की है। पुलिस ने कहा कि भाई तुम तो कह रहे थे लड़कियों से नफरत है, खून देखकर मज़ा आता है, तुमने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। तो उसने कहा कि नहीं, वो लड़की मुझे सोशल मीडिया पर ही मिली थी, और मैं भी सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम पर रील वगैरह बनाता हूँ, और जब मुझे वो लड़की मिली और उससे मैंने बातचीत की तो उस लड़की ने बहुत बढ़िया से मुझे रिस्पॉन्ड किया और मुझसे बहुत अच्छे से उसने बात की। मैं देहरादून में उससे जाकर मिला भी हूँ, और वो जब भी मुझसे बात करती है तो बहुत अच्छे से बात करती है, और वही मेरी गर्लफ्रेंड है। इसीलिए मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता। बाकी उस लड़की के अलावा इस दुनिया में और जो भी लड़कियां या महिलाएं हैं, उन्हें देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, और इसीलिए मैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता हूँ। पुलिस ने उसके पास से लोहे की रॉड, चारपाई का पाया, बांस, इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट्स बरामद किए हैं जो हथियार के तौर पर ये लड़का इस्तेमाल करता था। तो ये है एक साइको अटैकर की कहानी जो अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है, और गोरखपुर की है, एक डेवलपिंग स्टोरी है। अगर इस स्टोरी में, इस कहानी में कोई और नई बात आती है सामने तो मैं उससे भी आप लोगों को वाकिफ़ करूंगा, इसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल इतना ही। लेकिन इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले, इससे पहले मैंने जो कहानी आप लोगों को सुनाई थी, वो उस कहानी में जो कमेंट्स हैं, आइए उसमें से कुछ कमेंट्स जो है मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ, और कुछ अपने दर्शकों के नाम भी पढ़ता हूँ। जो प्रीवियस स्टोरी थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे एक बायोडाटा एक कातिल तक पहुंचने का जरिया बना। बायोडाटा जो है वो सीन ऑफ क्राइम पर कैसे मिला, क्यों मिला, कौन था वो कातिल। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उस स्टोरी को जाकर क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं, यूट्यूब है। तो आइए कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। एक हमारे दर्शक है विनीता यादव, इन्होंने कहा है कि आपकी आवाज़ क्राइम स्टोरी सुनाने से अच्छी और दमदार वारदात में हो जाती है। सुयश यादव देवरिया, खैर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। मैं आज तक का जो प्राइम टाइम क्राइम शो है वारदात, उसके लिए भी काम करता हूँ, तो उसमें मेरा वॉइस ओवर होता है, और सुयश जी ने उसके लिए हौसला अफजाई की है। थैंक यू वेरी मच। मुकेश यादव जी ने भी कहा है, आवाज़ की भी तारीफ़ की है, और कहा है कि मैं अनूपपुर ज़िले से हूँ, मध्य प्रदेश से, और मेरी स्टोरी वो रेगुलर सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय जोहार भैया। ये शिवम ध्रुव हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे रेगुलर लिसनर हैं। रेखा भट्ट जी रेगुलर लिसनर हैं हमारी, महाराष्ट्र से जो है वो कमेंट करती हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, बहुत आशीर्वाद हमेशा मुझे देती हैं। प्रदीप भांबू जी ने कहा है कि उनका बेटा सचिन भांबू शिमला में SBI में सर्विस कर रहा है। उन्होंने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में जानकारी दी है। देखिए, जब आप क्राइम तक फैमिली कहते हैं अपने आप को, हम भी कहते हैं, तभी आप इस तरह की जानकारी शेयर करते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत अपनापन वाली बात है। थैंक यू वेरी मच प्रदीप जी। आलोक जी ने भी अपनी बात कही है, उन्होंने कहा है प्राकृतिक रिश्तों का
वो अप्राकृतिक बोलना चाह रहे होंगे। अप्राकृतिक रिश्तों का अंजाम यही होना था। उद्रेश बिंद ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, ये रेगुलर कमेंट करते हैं। बलकार सिंह धंजू अनूपगढ़ राजस्थान से हैं। प्रदीप भांबू जी ने भी कमेंट किया है, उनका तो खैर मैंने पहले ही जिक्र किया। अभिषेक राय ने कमेंट किया है, और इसके अलावा डीएस भक्ति, सी के म्यूज़िक, अहमद पठान, दीपक हीरा, परूप श्रेष्ठा जी और सुजॉय नंदी, नुमानी मजहर, नाइस एक्सप्लेनेशन स्टोरी, आई रियली लाइक इट, उन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। अमामोल के नाम से एक आईडी है, पता नहीं नाम मैं सही पढ़ता हूँ या नहीं, क्योंकि आईडी से ही नाम पढ़ना होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है नाम पढ़ना, क्योंकि आईडी में नाम और सरनेम जुड़े हुए होते हैं। भगवती छेत्री का भी कमेंट है। वर्जीनिया डिसूजा रेगुलर कमेंट करती हैं, रेगुलर लिसनर हैं। मिस्टर अंश तिवारी ने कमेंट किया है, राम राम सर जी, उन्होंने कहा है। शमीम अहमद साहब ने इमोजी भेजी है। विजेंद्र सिंह जी हैं, कपिल कश्यप हैं, और कारकोला थापा, और निहाल शेख, और इसके अलावा अंसारी हुजैफा, ये महाराष्ट्र से हैं। तंश राजोरा ने भी कमेंट किया है, और भी बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक्य के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।